फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हांगवू डायनेस्टी का एक सीन दिखाया जाता है। हांगवू डायनेस्टी के किंगशुआन सिटी के बाहर एक जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा हीरो होता है और हमारा हीरो वहाँ पर अपनी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग कर रहा होता है। तो वहाँ पर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहा है। वो वहीं पर एक दरख्त के ऊपर एक जबरदस्त पंच मारता है, लेकिन उसके पंच की वजह से दरख्त के ऊपर ज्यादा कुछ असर नहीं पड़ता। तो हमारे हीरो का नाम फेंग हाउटियान है। हाउटियान दरख्त के ऊपर पंच मारता है तो उसका हाथ ही जख्मी होता है। दरख्त के ऊपर तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि पावर इतनी ज्यादा नहीं बढ़ रही कि मैं इस पेड़ को तोड़ सकूं। वहीं पर उसकी गर्लफ्रेंड आती है जिसका नाम निंग्यू है। निंग्यू को बचपन से पसंद करता है और उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है। निंग्यू से कहती है तुम्हारी पावर पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन ये दरख्त काफी ज्यादा हार्ड है, इसी वजह से तुम्हारे पंच से ये गिरा नहीं। लेकिन मुझे पता है कि एक ना एक दिन तुम ये कर लोगे। और साथ ही वो अपना रुमाल निकालते हुए उसका पसीना पोंछती है और उससे कहती है तुम्हें पता है ना कि इतना काफी नहीं है मेरे पेरेंट्स को राजी करने के लिए, वो कभी भी हमारी शादी के लिए नहीं मानेंगे। हाउटियान उसे कहता है ठीक है, मैं इस बात को अच्छी तरह से समझता हूँ, मैं अपने आप को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा, तुम्हारी माँ इस शादी के लिए इजाजत दे दे। हाउटियान निंग्यू से कहता है मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारी फैमिली मेरी फैमिली से काफी ज्यादा बड़ी फैमिली है, इसी वजह से अगर मैं एक अच्छा मार्शल आर्टिस्ट नहीं बनता तो वो कभी भी हमारी शादी के लिए हाँ नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें लग रहा होगा कि मैं एक छोटी फैमिली से हूँ और हो सकता है कि उनकी बेटी को धोखा दे सकता हूँ। निंग्यू उसका हाथ पकड़ती है और कहती है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो और मुझे कभी भी धोखा नहीं दोगे। हाउटियान भी उसकी तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा शर्माना शुरू कर देता है और उसे कहता है तुम्हें इस बात का पूरा भरोसा होना चाहिए कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। जबकि निंग्यू भी उसकी बात सुनने के बाद शर्माना शुरू कर देती है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ शर्माते हुए देख रहे होते हैं और यहीं पर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। हाउटियान उसे कहता है मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और साथ ही वो अपने हाथों को बड़े ही आराम के साथ उसकी तशरीफ की तरफ ले जाता है। इससे वो काफी ज्यादा हैरान होती है और भी ज्यादा शर्माना शुरू कर देती है। वो उसे कहती है ये तुम क्या कर रहे हो, तुम बहुत ही बदमाश हो। हाउटियान भी आगे से हंसना शुरू कर देता है। फिर साथ ही वो आगे बढ़ता है और उसके गले पर किस करना स्टार्ट करता है। वो उसे कहती है प्लीज रुक जाओ, तुम ये सब कुछ नहीं कर सकते। हाउटियान उसे कहता है लेकिन मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मैंने तुमसे कहा ना कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। और फिर साथ ही वो उसे नीचे की तरफ उठा लेता है और उसके कंधे के ऊपर से कपड़े भी सरका देता है। निंग्यू भी बहुत ज्यादा शर्माना शुरू कर देती है और उसे कहती है हाँ मैं भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। तो जैसे ही निंग्यू उसको इस बात का इशारा देती है उसी वक्त वो अपने कपड़े उतार देता है। और जैसे वो आगे बढ़ने लगता है निंग्यू उसे कहती है प्लीज इसको यहीं पर रोक दो, ऐसे ये सब कुछ नहीं करना चाहती, मैं चाहती हूँ कि पहले तुम मेरे फादर के पास आओ और मेरी शादी की बात करो, शादी के बाद ये सब कुछ करेंगे। हाउटियान उसकी बात सुनने के बाद जल्दी से अपनी शर्ट फिर से पहन लेता और कहता हाँ मुझे अच्छी तरह से पता है, चलो ठीक है इस काम को यहीं पर छोड़ देते हैं, शादी के बाद वैसे भी ये सब कुछ करने वाले हैं। हाउटियान काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसने कम से कम यहाँ पर किस तो कारी दी है। वो उसे कहता है आज बहुत ज्यादा गर्मी है, काफी ज्यादा धूप भी है, इसलिए जल्दी से घर चली जाओ, तुम्हें यहाँ पर जंगल में नहीं घूमना चाहिए। निंग्यू उसे कहती है अगर मेरा रंग धूप की वजह से काला हो गया क्या तुम फिर भी मुझसे प्यार करोगे। हाउटियान उसे कहता हाँ क्यों नहीं, अगर तुम्हारा रंग बिल्कुल काला ही क्यों ना हो जाए, मैं तभी तुमसे प्यार करूंगा। ताओशू से बाय बोलते हुए वहाँ से जा रही होती है और उसे कहती है तुम्हें बातें बनाना बहुत ही अच्छे से आता है। साथ ही जाने से पहले उसे कहती है प्लीज यहाँ पर ज्यादा एक्सरसाइज मत करना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा स्टेमिना कम रह जाए, फिर शादी के बाद हम लोग क्या करेंगे। हाउटियान उसे कहता है अच्छा ठीक है मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। फिर निंग्यू वहाँ से चली जाती है। निंग्यू के जाने के बाद हाउटियान अपने हाथ की तरफ देखता और कहता है ये कम है, मुझे अभी और ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। फिर वो वहीं पर काफी देर तक प्रैक्टिस करता है, यहाँ तक कि वो दरख्त को पंच मारकर गिरा देता है। शाम के वक्त वो अपने घर वापस आ जाता है। जैसे वो अपने घर वापस आता है तो उसके फादर एक बहुत बड़े पियक्कर हैं, वो घर के बाहर ही बैठे पी रहे होते हैं। हाउटियान जैसे वहाँ पर आता है तो उसके फादर उसे कहते हैं हाउटियान क्या तुम्हें पता है कि थोड़ी देर पहले निंग्यू के फादर यहाँ पर आए थे और बहुत सारी बकवास करके गए हैं। बचपन में तुम्हारी और निंग्यू की शादी की बात की गई थी, लेकिन उसके फादर यहाँ पर आए थे तुम्हारी और निंग्यू की शादी को कैंसिल करवाने के लिए। ये बात सुनते ही हाउटियान भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो जल्दी से पीछे की तरफ भागना स्टार्ट करता है कि वो सीधा जाकर निंग्यू के डैड से बात कर सके। और उसी वक्त आसमान के ऊपर बिजलियां चमकना शुरू हो जाती हैं। हाउटियान के डैड आसमान की तरफ देखते हैं और अपनी वाइफ से कहते हैं किंग लॉन हमारे बेटे के साथ यहाँ पर बहुत ही बुरा हो रहा है, तुम तो यहाँ पर इसे अकेला छोड़कर चली गई हो, मुझसे अकेले ये संभाला नहीं जा रहा। हालांकि मैं इसका बाप हूँ लेकिन मैं फिर भी इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता, मैं तो इसको इसकी पसंद की लड़की भी नहीं दिला सकता, इसके लिए एक अच्छा बाप नहीं बन सका। हाउटियान भागता हुआ सीधा निंग्यू के घर के बाहर चला जाता है और उनके दरवाजे को पीटना शुरू कर देता है। उसी वक्त निंग्यू के डैड साइड से आते हैं और उनके साथ एक लड़का होता है जो कि हान फैमिली का यंग मास्टर है। निंग्यू के डैड उसे कहते हैं फेंग हाउटियान तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम हमारा दरवाजा तोड़ोगे। तो उनके साथ जो लड़का होता है वो फेंग हाउटियान की तरफ देखता और कहता है तो
तुम्हारा नाम फैंग हाउटियान है। हाउटियान उसकी तरफ देखने के बाद काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है अब तुम कौन हो? मैं यहाँ पर अपनी निक्यू को ढूंढने के लिए आया हूँ ताकि मैं उससे बात कर सकूँ। मेरा तुम्हारे साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है, दफा हो जाओ यहाँ से। वो यंग मास्टर से कहता है निक्यू की कोई भी बात होगी तो उसका ताल्लुक मुझसे होगा, क्योंकि तुम्हारे अंकल ने निक्यू के डैड ने निक्यू की शादी मुझसे करने का फैसला किया है, क्योंकि वो मेरी वाइफ बनने वाली है तो उसकी हर बात का ताल्लुक मुझसे है। निक्यू के डैड हाउटियान से कहते हैं हाउटियान मैंने तुम्हारे डैड से इस बारे में बात कर ली है, मैंने उनको बता दिया था कि हम लोग इस शादी को तोड़ रहे हैं। हाउटियान वहीं से चिल्लाकर कहता है निक्यू अगर तुम मेरी आवाज सुन रही हो तो मैं यहाँ पर तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ, मेरी आवाज सुनो। लेकिन हान फैमिली का यंग मास्टर बड़ी स्पीड के साथ अपने फैन को क्लोज करता है और उसी के साथ उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसे मारते हुए आगे बढ़ जाता है। वो हाउटियान के ऊपर सिर्फ एक ही हिट लगाता है, वो जमीन का नीचे गिर जाता है और उसके मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। उसके नीचे गिरने के बाद वो लड़का उसके ऊपर पाव मारना स्टार्ट करता है और उसे कहता है आज मैं तुम्हारी डैडियान को बर्बाद कर दूंगा ताकि तुम दोबारा कभी भी अपनी मार्शल आर्ट्स के लिए अपनी की एनर्जी को कभी भी इकट्ठा नहीं कर पाओगे, तुम दोबारा कभी भी एक मार्शल आर्टिस्ट नहीं बन पाओगे। वो उसकी लोअर बॉडी के ऊपर बहुत सारी किक्स मार रहा होता है और उसे कहता है आज मैं तुम्हें यहाँ से लंगड़ा करके भेजूंगा ताकि तुम दोबारा कभी भी अपने बाजू और अपनी टांगों को यूज नहीं कर पाओगे। हाउटियान को वहाँ पर बहुत ज्यादा पीटने के बाद यंग मास्टर अंकल से कहता है अंकल प्लीज मेरे साथ आए, हम दोनों अंदर चलकर फाइन वाइन को पीते हैं और एंजॉय करते हैं। इस कचरे की वजह से हमें अपना मूड खराब नहीं करना चाहिए। तो बहुत ही जल्दी आपकी ल्यू फैमिली और हमारी हान फैमिली के दरमियान में एक समझौता होने वाला है। अंकल भी काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं हाँ क्यों नहीं, चलो अंदर चलकर पीते हैं। कि हाउटियान बेचारे की डैडियान को बर्बाद कर दिया गया है, वो अब अपनी की पावर को इकट्ठा नहीं कर सकता। काफी ज्यादा मार खाने के बाद वहाँ से वापस अपने घर की तरफ चल रहा होता है, उसके दोनों बाजू बेकार हो चुके हैं। चलता हुआ अपने घर की तरफ जा रहा होता है और निक्यू का नाम पुकार रहा होता है कि उसी वक्त आसमान के ऊपर से उसकी बॉडी के ऊपर बिजली गिरती है और उसे एक जबरदस्त इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। वो वहीं पर नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है और बेहोश होने से पहले कहता है मुझे लगता है कि गॉड मेरी साइड पर नहीं है, वो भी मेरा दुश्मन हो चुका है। इतनी सारी थंडर और इलेक्ट्रिसिटी के उसके ऊपर गिरने के बाद वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। तो उसके फादर उसे उठाकर अपने घर वापस ले आते हैं और बिस्तर पर लिटा देते हैं। तो बाहर बैठे बोस्ता पी रही होती है और कहते हैं आज मेरे बेटे के साथ कुछ हो गया तो मैं हान फैमिली और ल्यू फैमिली के सभी लोगों को मार डालूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, चाहे इस सब के लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना गंवानी पड़े, लेकिन मैं उन सभी को मार डालूंगा। तो नेक्स्ट डे अंदर का दिखाया जाता है, हाउटियान अपने बिस्तर पर लेटा होता है और वहीं पर लेटे लेटे उसे बहुत सा दर्द महसूस हो रहा होता है। जैसे वो अपनी आंखें खोलता है तो वो एक ऐसी जगह पर होता है या फिर अपने ब्रेन के अंदर होता है जहाँ पर एक बड़ी सी तलवार होती है, वो एक गोल्डन कलर की तलवार होती है। हाउटियान कहता है क्या मैं अभी तक मरा नहीं? वो उस तलवार की तरफ देखता और कहता है ये तो एक जेड स्वर्ड है जो कि मेरी माँ मेरे लिए छोड़कर गई थी। हाउटियान उस तलवार को देखकर कहता है लेकिन इसका कलर इतना ज्यादा गोल्डन क्यों हो गया है, ये चमक क्यों रही है? फिर जैसे वो गौर से उसकी तरफ देखता है तो वो कहता है लगता है इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है। उस लिखाई को जैसे पढ़ने लगता है उसी वक्त दिखाते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर जो उसकी डांटियां होती हैं वो दोबारा से रिपेयर हो जाती है, यानी कि वो दोबारा से अपनी की पावर को स्टोर कर सकता है। जैसे उसकी डांटियां दोबारा से रिकवर होती है वो वहीं पर उठकर बैठ जाता है अपने बिस्तर पर। हाउटियान कहता है ये तो सिर्फ एक सपना था, लेकिन जैसे ही वो अपनी डांटियां की तरफ देखता है वो कहता है नहीं ये सपना नहीं था। उस गोल्डन स्वर्ड के ऊपर जो अक्षर लिखे हुए थे उनको पढ़ने से मेरी बॉडी के अंदर जो डांटियां थी वो दोबारा से रिकवर हो गई है। लेकिन आखिर ऐसा हुआ कैसे और वो स्वर्ड वो गोल्डन कलर में कैसे चमक रही थी, उसके ऊपर लिखा क्या हुआ था? तो हाउटियान अभी वहीं पर अपने बिस्तर पर ही होता है कि इसी दौरान सुबह हो जाती है। सुबह के वक्त कुछ लड़के वहाँ पर आते हैं। हाउटियान के डैड क्योंकि बाहर बैठकर पी रहे थे वो वहीं पर सो जाते हैं। वो लड़के वहाँ पर आकर उसे कहते हैं ओए बूढ़े पियक्कड़ कहेंगे क्या तुम्हारा बेटा फैंग हाउटियान क्या वो अभी तक मर चुका है या नहीं? तो ये लड़का जो यहाँ पर आकर उसके बाप को ये सब कुछ कह रहा है उसका नाम फैंग वू है जो कि इसका कजिन है, वो भी फैंग फैमिली का हिस्सा है। फैंग वो अपने अंकल से कहता है मुझे पता है कि कल वहाँ पर क्या हुआ था, हम लोगों ने उसकी डांटियां को बर्बाद कर दिया। अब तो वो एक मार्शल आर्टिस्ट भी नहीं रहा, वो कभी भी की पावर को गैदर नहीं कर पाएगा, वो एक बेकार इंसान बन चुका है। कल बिल्कुल तुम्हारी तरह, जिस तरह तुम एक शराबी हो किसी भी काम के नहीं, इसी तरह तुम्हारा बेटा भी किसी काम का नहीं रहा। हाँ ये बात सच है कि डांटियां के टूटने की वजह से वो मरेगा तो नहीं, लेकिन वो हमेशा के लिए अपाहिज हो चुका होगा। जबकि उसके डैड चुपचाप उनकी बातें सुन रहे होते हैं। वो लड़की आगे से और भी ज्यादा हंसना शुरू कर देती है। फैंगू के साथ उसके दो और दोस्त भी होते हैं। एक लड़का हंसते हुए कहता है ब्रदर फैंगू मुझे लगता है कि ये लोग तुम्हारी बात को नहीं मानने वाले। दूसरा दोस्त उसे कहता है मुझे लगता है कि इस शराबी ने कुछ ज्यादा ही पी ली है, इसी वजह से ये पहचान भी नहीं रहा कि इसके सामने यंग मास्टर फैंगू खड़ा है। मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हारे सवाल का जवाब देने वाला है। मुझे लगता है कि हमें इसे यहाँ पर घोंसला पीटना चाहिए और इसकी फैमिली की सील इससे ले लेनी चाहिए। अगर ये अपने आप अपनी फैमिली की सील हमें नहीं देता तो हम इसको इतना ज्यादा पीटेंगे जब तक कि ये खुद गिव अप न कर दे और अपनी फैमिली सील हमें ना दे दे। फैंगू से कहता है अंकल ये बात आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि आपका बेटा बेकार हो चुका है, उसकी डांटियां बर्बाद हो चुकी हैं, वो हमेशा के लिए
अपाहिज बन चुका है क्योंकि मैं आपका भतीजा हूँ, इसलिए आपकी फैंग फैमिली का जो टाइटल है वो मैं लेने को तैयार हूँ। अगर आप चाहें तो मेरे फादर आपकी जगह पर फैमिली के हेड बन सकते हैं, मैं इस फैमिली का यंग मास्टर बन सकता हूँ। अंकल अगर आप चुपचाप फैमिली की सील मुझे दे देते हैं और मेरे फादर को इस फैमिली का हेड बना देते हैं तो आपको सारी जिंदगी के लिए फ्री की अल्कोहल मिलेगी, आप जितनी पीना चाहे उतनी पी सकते हैं और आपके बेटे को भी हम लोग रहने के लिए जगह देंगे। लेकिन अगर यहाँ पर आप हमारे खिलाफ जाने का फैसला करते हैं तो मैं इस बात को भूल जाऊंगा कि आप मेरे अंकल हैं और आपको पहुंचना पीटूंगा। उसी वक्त दरवाजा खुलता है और हाउटियान बाहर आ जाता है। हाउटियान उसे कहता है, फैंग तुमने क्या कहा? क्या तुमने कहा कि हम अगर तुम्हें सील नहीं देते तो तुम्हें पहुंचना पीटोगे? वो तीनों भी हाउटियान को वहाँ पर देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो अपने दोनों टांगों पर खड़ा होता है। उन्हें तो लगा था कि डांटियान के टूटने की वजह से वो अपाहिज हो चुका होगा। मुझे देखकर काफी हैरान होते हैं ताकि उसके अपने फादर भी उसे वहाँ पर देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और यहीं पर हम लोग अपनी फर्स्ट एपिसोड का एंड करने वाले हैं। फैंग और हाउटियान की फाइट को हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर